तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ शशि आईएएस एकेडमी में। तो इस समय हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। इकोनॉमी की हमारी तीसरी या चौथी क्लास है। हाँ, तो ये है चौथी क्लास। तो मानव संसाधन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे जनसंख्या की गुणवत्ता के बारे में। जो लोग नए हैं वे क्या करें, शशि आईएएस एकेडमी को ज्वाइन कर लें, क्योंकि शशि आईएएस एकेडमी एक बेहतर प्लेटफॉर्म है सिविल सर्विसेज के लिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं और एडवांस क्लासेस चल रही हैं। तो मेरे हिसाब से शशि आईएएस एकेडमी को आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। यहाँ पर एक और बातें मैं कहना चाहूँगा, पूरी क्लास को देखा करें, आधी अधूरी से जानकारी कभी नहीं मिलेगी। यदि आप वाकई में सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको क्या करना चाहिए, पूरी क्लास को अच्छे से देखना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई मेरी बात अच्छे तरीके से समझते चले और देखते चले पूरी क्लास को, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि उसे बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, अगर कोई आधा-अधूरा देखता है, बस 2-3 मिनट की वीडियो देखता है, तो देखिए कॉमेडी की तो वीडियो है नहीं कि मैं 2-3 मिनट में कुछ नया कर दूँगा। ठीक है? और ना ही भगवान जी ने मुझे इसके लिए साक्षात भेजा है कि आप 2-3 मिनट में कुछ जादू कर दिया करें। ठीक है? तो क्योंकि आप जानते हैं ये जादू वाली क्लास है नहीं। ठीक है? जादू वाली क्लास में आप जानते हैं कि वहाँ पर लिखा होता है कि इसको नहीं देखा तो क्या देखा? ठीक है? ऐसी बातें होती हैं। आपने हमारी किसी भी क्लास में आपने नहीं देखा होगा, किसी भी थंबनेल में आपने नहीं देखा होगा कि इसको नहीं देखा तो उसको नहीं देखा, नहीं तो क्या होगा? ठीक है? आपने देखा होगा तो जब भी कोई थंबनेल भी बना होगा, वो अच्छा बना होगा। ठीक है? उसमें आपकी प्रेरणा की चीज़ें ही बनी होंगी। ठीक है? तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि शशि आईएएस एकेडमी, आप यदि आपको लगता है कि शशि आईएएस एकेडमी एक बेहतर प्लेटफ़ॉर्म है, एक ऑनेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है, तो आपको जॉइन कर लेना चाहिए। ठीक है? आइए शुरू करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। सॉरी दोस्तों, जनसंख्या की गुणवत्ता के बारे में आइए समझते हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और लोगों के द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती हैं। जैसे कि बात करते हैं जनसंख्या की गुणवत्ता जो होती है, देखिए जो जनसंख्या है उसकी गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है या इस पर निर्धारित करती है साक्षरता की दर, कितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। और वहाँ के मतलब उस राज्य की, जैसे मान लीजिए हैं भारत की बात करते हैं, किसी दूसरे देश की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं कि यहाँ पर कितने पढ़े लिखे लोग हैं, या किसी अन्य देश के बारे में एग्जाम्पल लेते हैं तो उस देश के कितने पढ़े लिखे लोग हैं, उनके जीवन की प्रत्याशा क्या है। कहने का मतलब ये है, लोगों की जीवन की दर कितनी है, कितना लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है 30 साल, 40 साल, 50 साल में लोग टपक जा रहे हैं। ठीक है? तो ये भी ध्यान दिया जाता है जनसंख्या की गुणवत्ता में। और दूसरी बात करते हैं, देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल पर भी निर्माण पर ध्यान दिया जाता है कि कितना लोग प्राप्त स्किलफुल बन रहे हैं, यानी कितना उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो रही है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। देखिए जनसंख्या की गुणवत्ता जो होती है, ज़्यादातर देश की समृद्धि दर ही निर्धारित करती है कि उस मतलब जितनी अच्छी गुणवत्ता होगी, जितना अच्छा लोग पढ़े लिखे होंगे, जितना ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, जितना लोग स्किलफुल होंगे, उतना अच्छा उस देश की जनसंख्या की गुणवत्ता का पता चलेगा। साक्षर एवं स्वास्थ्य जनसंख्या जो होती है वो परिसंपत्तियाँ होती हैं, मतलब एक एसेट्स होती हैं। सोचिए एक बार, जिस देश के लोग पढ़े लिखे होते हैं, जिस देश के लोग साक्षर होते हैं, तो वहाँ की जो जनसंख्या होती है वो परिसंपत्तियों का काम करते हैं, एक एसेट्स का काम करते हैं, ये समझिए। ठीक है? ये है जनसंख्या गुणवत्ता के बारे में। आइए समझते हैं शिक्षा के बारे में। शिक्षा के बारे में क्या कहा जा रहा है? आरंभिक अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की शकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया गया है। हमने देखा है कि शकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। बिल्कुल, आपने देखा था कि जब अभी हमने आपको शकल और विलास की कहानी बताया था, तो शकल इसलिए बड़ा आदमी बना था या एक अच्छी फर्म में नौकरी इसलिए पाया था, क्योंकि वहाँ उसको क्या मिला था, शिक्षा मिली थी। यानी कि उसे शिक्षा मिली थी और जिसकी वजह से वह पढ़ लिख कर आगे बढ़ा था। नेक्स्ट बात करते हैं, इसने उसके लिए नए क्षितिज खोले और नई आकांक्षाएँ दी, जीवन के मूल्यों को भी विकसित किया। मतलब शिक्षा ने क्या किया, सकल के जीवन में एक नई दिशा दी, एक नई आकांक्षाएँ दी, उसके जीवन के मूल्य को विकसित किया, उसे पता चला हमारे जीवन का क्या महत्व है। और ना केवल सकल, बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का विशेष योगदान होता है। बिल्कुल, केवल और केवल यहाँ सकल का ही एग्ज़ाम्पल नहीं, अगर देखा जाए तो एक देश का जो समाज होता है या एक पूरा देश होता है, उसके विकास, अगर उसका विकास भी निर्भर करता है तो उसकी शिक्षा पर ही निर्भर करता है। जितनी अच्छी शिक्षा होगी उतना अच्छा विकास होगा उस देश का। आप जानते हैं कि अमेरिका और जापान और चीन जैसे जो देश हैं आज इतना आगे क्यों हैं,
क्योंकि वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो वहाँ की एजुकेशन मैनेजमेंट है, ठीक है, वो बेहतर है। इसकी वजह से इससे सारी चीज़ें हैं। राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक समृद्धि में समृद्धि करती है। सॉरी दोस्तों, 1 मिनट। राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि क्या करती है? वृद्धि करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच धारण गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। नवोदय जैसे विद्यालय प्रत्येक जिले में नवोदय जैसे विद्यालय 1 मिनट प्रगतिशील विद्यालयों की स्थापना की गई। बिल्कुल, शिक्षा को अच्छी बेहतर करने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए नवोदय जैसे विद्यालय को भी स्थापित किया गया है कि जो बच्चे गरीब हैं, जो गरीब के साथ-साथ जो प्रतिस्पर्धी हैं, यानी कि कह सकते हैं जो प्रतिभाशाली वाले बच्चे हैं, जो कॉम्पिटिशन करना चाहते हैं, उनके लिए भी अवसर दिया गया है कि अगर बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वे बढ़ सकते हैं। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं भी विकसित की गई हैं। शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3766 करोड़ रुपए हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय। देखिए, शिक्षा पर अगर व्यय देखा जाए तो 1951 से लेकर 52 तक 0.64% ही एक तरीके से किया जा रहा था, लेकिन 2015-16 में 3% बजट बढ़ा दिया गया है। और अभी अगर देखा जाए तो 2017-18 में फिर घट गया है, 2.7% हमारे यहाँ शिक्षा का बजट है। देखिए कितनी बड़ी बात है, ठीक है? इतना बड़ा देश और इतनी छोटी से बजट में पूरी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने हम चले हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है इस देश की। इस देश में बैठे हुए लोग, जो काम करने वाले लोग हैं, जो सरकार है, उसके अंदर ज़रा से भी इस बात की संवेदना नहीं है कि कैसे हमें अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करनी चाहिए। आप अदर कंट्री में आप जाते हैं तो वहाँ पर बजट आप देखिए शिक्षा का, एजुकेशन का यदि आप बजट देखते हैं बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से वहाँ के लोग जो हैं काफ़ी डेवलप्ड हैं और इसी की वजह से क्या है कि वे देश जो हैं विकसित हैं। आज वे देश हमसे आगे हैं। हमारे देश में आप देख रहे हैं, देखिए हमारे देश का जो सेना का बजट है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे सर सेना की तुलना शिक्षा से क्यों? देखिए दरअसल क्या है कि सेना ठीक है, हमें मजबूत होना है, लेकिन अगर हम अंदर से भी मजबूत हो जाते हैं, हम बाहरी ओर से ही मजबूत अभी हैं। अगर हम अंदर से भी मजबूत हो जाते हैं तो फिर ये मान के चलिए, अगर हम बाहर कम भी खर्च करेंगे तो बहुत सारे देश हमसे डरने लगेंगे। क्योंकि बहुत सारे देश को ये पता चल जाएगा कि यहाँ के जो लोग हैं वेल एजुकेटेड हैं, वेल ट्रेन्ड हैं, हर चीज़ में वो एक तरीके से स्किलफुल्ड है, तो फिर हर देश हमारी और ज़्यादा सम्मान करने लगेगा। इसलिए हमें अपने राज्य की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बेहतर करना होगा। उसके लिए हमें अच्छा और ज़्यादा बजट प्रस्तुत करना होगा। हमें अपनी सरकार को इस बात को समझाना होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बजट प्रस्तुत करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर ये सब बातें, इससे क्या होगा, साक्षरता दर 1951 से लेकर आगे बढ़ेगी, मतलब अब तक में। जैसा कि बात करते हैं, यहाँ पर कुछ बातें कही गई हैं, आइए देखते हैं आखिर क्या कहा गया है। एक व्यक्ति एक सकारात्मक परिसंपत्ति और एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है जिसे बड़ी सहजता से गतिशीलता और सावधानीपूर्वक संजोने, पोषित करने और विकसित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास समस्याओं और आवश्यकताओं की है और एक भिन्न श्रृंखला है। इस जटिल और गतिशील विकास की प्रक्रिया में शिक्षा की उत्प्रेरक भूमिका को बहुत सावधानी से तैयार करना चाहिए, बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्यान्वित करनी चाहिए। आइए देख लेते हैं कि कैसे शिक्षा व्यवस्था, मतलब कैसे हमारे जो व्यक्ति हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यक्ति के कितने, मतलब जो पुरुष हैं वे कितना ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और कितना महिलाएं हैं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं और कितनी महिलाएं हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। इस चार्ट को अगर आप देखना चाहें तो चार्ट को आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। बाकी चीज़ें अगर आप चाहें तो अपने आप से बनाइएगा, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर कहा गया 2.1 में अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना चाहे तो आप दे सकते हैं। क्या 1951 से जनसंख्या की साक्षरता दर बढ़ी है? तो बिल्कुल आप कहेंगे बढ़ी है। किस वर्ष भारत में साक्षरता दर ज़्यादा बढ़ी है? इसको आप इंटरनेट पर देख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर आप डेटा को चेक कर लीजिएगा, यहाँ आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक है, ये डेटा है जो हमने आपको बताया है, इसको आप देख लीजिएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं कि इस वर्ष भारत में साक्षरता बता ही दिया। भारत में पुरुषों में साक्षरता दर अधिक क्यों है? ये भी आप जानते ही होंगे कि भारत में जो पुरुष हैं वे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग क्यों हैं? पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं से कम शिक्षित क्यों हैं? पुरुषों की अपेक्षा अगर देखा जाए तो महिलाएं कम शिक्षित क्यों हैं? आप भारत में लोगों की साक्षरता दर का परिकालन कैसे करेंगे? 2020 में साक्षरता दर का आपका पूर्वानुमान क्या है? नेक्स्ट बात करते हैं क्रियाकलाप के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में अगर देखना चाहते हैं तो इस एक्टिविटीज़ को आप समझ सकते हैं। अपने विद्यालय या पड़ोस के सह शिक्षा विद्यालय में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों की गणना करें। अपने स्कूल के प्रशासक से कहें कि वे लड़के और लड़कियों की संख्या के आंकड़े उपलब्ध कराएं। अगर उनमें कोई अंतर है तो उसका अध्ययन करें और कक्षा में उसका कारण भी समझाएं। बहुत ही अच्छी बातें यहाँ पर कही गई हैं। अगर आप चाहें तो इस कहानी को समझकर अपनी बातों को थोड़ा से मतलब कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सी इमेजिनेशन कर सकते हैं। बात करते हैं कि 18% से बढ़कर 2011 में 74% हमारी साक्षरता दर हो गई। दो सॉरी 18% मतलब 1951 के आसपास आप देखिए कि बहुत कम थी। सॉरी 2011 में सॉरी हाँ, इसके पहले सॉरी यहाँ पर था हाँ 1951। देखिए 1951 में आप देखते हैं कि 1951 में हमारी 18% साक्षरता दर होती है। लेकिन अभी आप देखते हैं 2018 में 2011 में आप देखते हैं तो 74% हमारी साक्षरता दर हो गई है, यानी लिटरेसी हो गई। लेकिन अब अगर देखेंगे 2021 में जनगणना होनी थी 2020-21 में, लेकिन आपने देखा कोविड-19 की वजह से ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन 2022-23 में लास्ट हो ही जाएगा जनगणना, वैसे तो काफ़ी लेट हो रहे हैं। अब तक हमारी जनगणना हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार अभी थोड़ी सी असंवेदनशील है। ठीक है, सरकार को थोड़ा से समझना चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं कि अब जो आपको नया डेटा आएगा, तो सॉरी मैंने उसको बताया नहीं। अब जो नया डेटा आएगा वो आपको ज़्यादा अच्छी साक्षरता दर देखने को मिल सकती है। ठीक है, आइए समझते हैं आगे की कहानी में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि साक्षरता प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों को ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए भी अनिवार्य है। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर भी पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर जो है अगर देखा जाए तो 16.6% से भी अधिक है, और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल सही बात है। अगर शहरी क्षेत्रों में आप देखते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे तो उतना ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं मिलेंगे। मतलब कि वहाँ की साक्षरता दर कम होगी, जो कि हम सभी जानते हैं। वर्ष 2011 में केरल के कुछ जिलों में बताया गया कि जो साक्षरता दर है उनचा 94% है। बिल्कुल सही बात है। और जबकि बिहार में यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी कम है, 62% लोग हैं जो पढ़े लिखे लोगों में आते हैं। 2015 और 16 में प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 8.41 यानी 41 लाख से भी अधिक गांव में फैली हुई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो प्राथमिक स्कूल है वो भारत के 8.41 लाख से भी अधिक गांव में फैली हुई है। दुर्भाग्यवश स्कूल जो है शिक्षा के इस विस्तार के शिक्षा को निम्न स्तर और पढ़ाई के बीच छोड़ने के उच्च दर ने कमज़ोर कर दिया है। दरअसल क्या है कि बहुत ज़्यादा बच्चे स्कूल कुछ समय तक 2015-16 के बीच में बहुत सारे बच्चे स्कूल को छोड़े थे, और 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक की प्राथमिक शिक्षा देने की भी बात कही गई है। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान जैसे भी कदम उठाना पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो थे वे स्कूल को छोड़ रहे थे। बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एक और बातें कही गई हैं कि राज्यों और स्थानीय स्तर पर सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ समयबद्ध भी पहल की गई है। इसके साथ ही प्राथमिक और शिक्षा के नामांकन को बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर जैसे प्रारंभ भी किए गए। देखिए स्कूल में नामांकन यानी एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया, तरह तरह की स्कीम चलाया। जैसे सेतु पाठ्यक्रम चलाया, स्कूल लौटो शिविर की ओर योजना चलाई, और कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के धारण और उनकी पालन पोषण के लिए उनकी पोषण की स्थिति को सुधारने के लिए दोपहर के भोजन की भी शुरुआत कर दी गई। बिल्कुल सही बात है। सरकार ने एक तरीके से देखा कि कहीं न कहीं समस्याएँ बढ़ रही हैं और बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं, दोबारा नामांकन नहीं करवा रहे हैं, तो सरकार ने मिड डे मील जैसे योजना भी चालू कर दिया।
बात इस बात की कर लेते हैं कि इस नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में भी वृद्धि हुई है और कहीं न कहीं हो भी सकती है, वैसे हुई है। जब से मिड डे मील योजना चला काफ़ी सफल रहा सरकार के, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं बहुत सारे लोग हरामखोरी करते हैं, ठीक है? बहुत टीचर्स हैं, अब क्या बताएँ, उनके लिए थोड़ा-सा मुझे गलत शब्द निकालना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे जो विद्यालय के लोग हैं, वे इतनी ज़्यादा सैलरी पाते हैं, फिर भी मिड डे मील के जो भोजन वाला जो पैसा आता है या जो अच्छी चीज़ों के लिए आता है, उस चीज़ों को ना देकर बल्कि बुरी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ तक आपका क्या विचार है? जो मैंने शब्द किया, यूज़ किया, क्या वो सही था या नहीं? आप लोग बताइएगा। ठीक है, वैसे नहीं यूज़ करना चाहिए, किसी भी स्थिति में गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अब थोड़ा-से आवेश में आने के बाद चलिए, अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18 से लेकर 23 वर्ष के आयु वर्ग के नामांकन में 25.2% तक वृद्धि और 2017 से 18 और 30% 2020 से 21 तक करने का प्रयास किया गया है। यह विश्व औसतन 26% से मिलती-जुलती है। यह रणनीति पहुँच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। योजना दूरस्थ शिक्षा, देखिए अब डिस्टेंस लर्निंग की भी बात की जा रही है, डिस्टेंस एजुकेशन की भी बात की जा रही है कि अगर आप दूर रहें तब भी आप शिक्षा ले सकते हैं। वैसे तो दी ही जा रही है, आज यूट्यूब के माध्यम से आप भारत के किसी भी कोने पर हैं, गूगल मीट ऐप, जूम ऐप जैसे तमाम बनाकर आप देख रहे हैं कि आप भारत के किसी भी कोने पर हैं, तब भी अगर आप शिक्षा लेना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हम शिक्षा से वंचित हैं, हम जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमें जीवन में अवसर नहीं मिला। अब सभी व्यक्ति के जीवन में अवसर है, अपार अवसर है। अगर वो आगे बढ़ना भी चाहता है तो बढ़ सकता है। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी क्लासेस दे रहे हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, जैसे कि आप हमें ही एग्जाम्पल में देख सकते हैं। अब भी अगर आप अपने जीवन को बेहतर नहीं कर पाते हैं तो समझ लीजिए आपसे अभागा व्यक्ति कोई नहीं होगा, आपसे बेकार व्यक्ति इस पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। आप पहले ऐसे व्यक्ति होंगे, क्योंकि आपको अच्छी चीज़ें भी मिल रही हैं, आप तब भी नहीं ले पा रहे हैं, तो समझ लीजिए आपसे बुरा इंसान या आपके जीवन में इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है, और आपकी सोच समझ लीजिए बिल्कुल तुच्छ मानी जाएगी। दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा के देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर भी केंद्रित है। पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्र में उच्च शिक्षा देने वाले और शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1951 से लेकर 2015 और 16 के बीच कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि और छात्रों के नामांकन तथा अध्यापकों में भी भर्ती कराने की बात की गई। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि सरकार तरह तरह के वादे कर रही हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं निकल रहे हैं। बहुत सारे छात्र, बहुत सारे जो टीचर हैं इतने दिन से इंतज़ार कर रहे हैं। अब क्या किया जाए? आप ही लोग हैं जो सरकार को चुनते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों को कभी मैं बताऊँगा सरकार को लेकर, मैं इस पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि जो अंधभक्ति है, जो एक अंधभक्ति है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। पढ़े-लिखे लोगों में आइए, कम से कम अनपढ़ वाली बात ना किया करें मेरे हिसाब से। ठीक है, आप किसी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, आपका ये स्वयं का विचार है। लेकिन आप सोचिए, देश पहले या कोई पार्टी पहले? आप एक बार सोचिए, देश फर्स्ट होगा या पार्टी पहले फर्स्ट होगी? अगर किसी पार्टी की विचारधारा से रहते हैं, ठीक है, उस पार्टी के प्रति आपकी ईमानदारी है, लेकिन क्या वो पार्टी उस देश के लिए कुछ काम कर रही है, जिस देश के लिए और जिस लक्ष्य के लिए उसे बनाया गया है? आप एक बार विचार करिए, सोचिए, क्या ऐसा जिस पार्टी ने जिस लक्ष्य को लेकर चले थे, क्या उस लक्ष्य को प्राप्त करने में वो सफल रही है या नहीं? सफल रही या नहीं? या सफल होने में कुछ काम कर रही है या नहीं? क्या उसी दिशा में काम किया जा रहा है जिस दिशा में पार्टी ने एक तरीके से अपनी पार्टी का गठन किया था? क्या आप उस लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं जिस लक्ष्य के लिए आपको जोड़ा गया था? या ऐसी बातें हैं या नहीं? एक बार आप विचार कीजिए, अंधभक्ति होना ठीक है, अंधभक्त हो जाना ठीक है, लेकिन चीज़ों को सही समझिए एक बार। आप स्वयं पढ़े लिखे हैं, आप स्वयं आपके मन जो जो आपकी सोचने की क्षमता है, वो काफ़ी ज़्यादा है। सोचिए एक बार, विचार कीजिए, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन क्या उस पार्टी की विचारधारा है, वो पार्टी चाहती क्या है? क्या राष्ट्र हित में राष्ट्र हित में ही सारे निर्णय लिए जा रहे हैं या नहीं? यदि राष्ट्र हित में है तो ठीक है, अगर राष्ट्र हित में नहीं है, ऐसे लोगों को त्याग करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, मेरे हिसाब से बाकी चीज़ें आप जो भी सोचना चाहते हैं सोच सकते हैं, लेकिन मेरा जो विचार था मैंने यहाँ पर रख दिया, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म ये है कि आप अपनी बातों को रख सकते हैं। मेरी बातों को अगर आपको लगे तो वायरल भी कर दीजिए, कोई इशू नहीं होगा। उच्च शिक्षा के संस्थानों की संख्या, नामांकन, संकाय, देखिए मैंने इसलिए नहीं बोला कि आप मेरी बातों को वायरल करिए, लेकिन हाँ, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तब आप करिएगा, अगर बुरी लगी हों तो उसको तुरंत
कट करके आगे बढ़िएगा। 1951 में 1950 और 51 में कितना एनरोलमेंट रहा विद्यार्थियों का, विद्यालयों की संख्या कितनी रही है, यहाँ पर महाविद्यालयों की संख्या कितनी थी, विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी थी, और विद्यार्थी कितना विद्यालय जाते थे, और शिक्षक कितने थे, और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, कॉलेज वगैरह, ये सारा कुछ यहाँ पर डेटा दिया गया है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो इंटरनेट पर सर्च करिएगा। वैसे ये सारा जो डेटा है बिल्कुल सही है। आप 2018, 19, 20, 21 जब तक आपका मन करता है आप इस कहाँ पर जा सकते हैं, इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट भी मैं आपको बता देता हूँ। वेबसाइट ये है कि www.ugc.ac.a एनुअल रिपोर्ट 2016-14, जो भी आपको चाहिए आप डालिएगा, आपको मिल जाएगा, पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। अब यहाँ पर कहा गया कि आइए चर्चा करें, कक्षा 72.1 की कक्षा में चर्चा की करें कि निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। तो ये सब प्रश्नों का उत्तर आप दीजिएगा, हमें आगे बढ़ने दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में यदि हम बात करते हैं तो फर्म का उद्देश्य होता है लाभ को अधिकतम, यानी कि लाभ को अधिकतम करना। एक फर्म की बिल्कुल मुख्य उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य के कारण स्वास्थ्य श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए हैं? किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसकी अपनी क्षमता को करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, आप सोचिए कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो फिर समझ लीजिए वो ज़्यादा लंबे समय तक काम कर पाएगा, उसका जो स्टेमिना होगा वो काफ़ी ठीक ठाक होगा। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री हो या पुरुष हो, संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा, जो वास्तव में वो स्वस्थ नहीं है। यदि वो स्वस्थ नहीं है, मतलब उसका हेल्थ सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम में रहेगा। बात कर लेते हैं कि वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। राष्ट्रीय नीति, हमारी राष्ट्रीय नीति के का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवाओं तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इन उपायों को अपनाने से जीवन प्रत्याशा बढ़ सकती है, और बढ़कर 2014 में 68.3 वर्ष तक अधिक हो गई। शिशु मृत्यु दर 1951 में 147 से घटकर 2016 में 34 पर आ गए, जो कि हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे लिए सकारात्मक चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर कहा गया कि इस अवधि में अशोधित अशोधित जन्म दर गिरकर 20.4 और मृत्यु दर 6.4 पर आ गई है। बहुत अच्छा है। पहले क्या था कि 20.4% मृत्यु दर था, दर थी, लेकिन अब क्या हो गई है कि अब कम हो गई। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, शिशु की देखभाल में सुधार हुआ है, और देश का आत्मविश्वास बढ़ा है। भावी प्रगति हुई है, आंकने के लिए काफ़ी उपयोगी है। अब आयु में वृद्धि हुई है, आत्मविश्वास के साथ लोग अपना जीवन जी रहे हैं। शिशुओं की संक्रमणता से रक्षा, माताओं के साथ बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे। यहाँ पर कहानी को मैं ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए, जैसा कि बात करते हैं कि आप देख रहे हैं कि सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। कुछ सरकार ने, जैसे कि देखिए, कोई एक सरकार नहीं, सभी सरकारों ने अच्छे काम भी किए हैं बीच-बीच में। जैसे कि अभी मोदी सरकार ने भी कुछ काम किया, जैसे महिलाओं को लेकर उन्होंने अच्छे काम किए हैं। जैसे कि अगर किसी के बच्चे का जन्म होता है तो उसे कुछ पैसे प्रोवाइड कराए जाते हैं, माता को स्वस्थ रहने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जो कि बड़ा ही अच्छी बातें हैं, बहुत ही अच्छी बातें हैं। ऐसे ही अगर सरकार काम करते रहे तो हमें हमें थोड़ी ना एक तरीके से हमारा मन करता है किसी सरकार को भगाने का। बात कर लेते हैं कि संशोधित वर्षों की स्वास्थ्य आधारित संरचना के बारे में। यहाँ कुछ डेटा दिया गया है, इस डेटा को देख सकते हैं कि स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र होना चाहिए। लगभग अगर 2013 के आसपास देखेंगे तो ये सब इतनी जनसंख्या में आपको मिल जाएगा, और 2015-16 में औषधालय, अस्पताल इतनी मिल जाएंगी, बिस्तर बेड इतना होना है। हाँ, तो हर समय में बिस्तर बेड वगैरह और नर्सिंग स्टाफ कितना है, ये सारे डेटा यहाँ पर है। सारे डेटा की आवश्यकता नहीं है आपको याद करने की, डेटा वगैरह पूछा नहीं जाता है ना तो प्रीलिम्स ना मेंस में। हाँ, अगर आप चाहें तो थोड़ा से पढ़ सकते हैं। वैसे एक अनुमान के आधार पर ही लोग बताते हैं प्रतिशत के रूप में। ठीक है कि हमारे स्वास्थ्य का जो स्तर रहा 1951 के आसपास इतना रहा, 1952 में या 2016 में,
और 2017-18 में, और एक अनुमान लोग लगाए रहते हैं और अपने मेंस में लिख देते हैं, क्योंकि जो मेंस से चेक करते हैं ऐसा भी नहीं है कि उन्हें फैक्ट पूरा याद होता है। ठीक है, उन्हें भी पता है किसी को फैक्ट नहीं याद होता है। बस ये है कि अगर आपका जो रेशियो है अनुमान पर आप लिख देते हैं तो बस इससे भी आपका काम हो जाएगा। कुछ एक्टिविटीज़ हैं अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर कह कर सकते हैं, कहा गया आप निकट के किसी सरकारी या निजी अस्पताल में जाएँ और निम्नलिखित चीज़ों का नोट करें। जैसे जिस अस्पताल में आप गए हैं उसमें कितने बिस्तर हैं, अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं, अस्पताल में कितने नर्सें काम कर रही हैं। इसके अलावा निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाएँ एकत्रित करना चाहिए। आपके इलाके में कितने अस्पताल हैं, आपके इलाके में कितने औषधालय हैं। थोड़ा से एक जो क्वेश्चन है, ये बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हैं। एक बार आपको ये सारी एक्टिविटीज़ करना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए कि आप जिस राज्य में रह रहे हैं, जिस ज़िले में आप रह रहे हैं, जिस ब्लॉक में आप रह रहे हैं, जिस गाँव में आप रह रहे हैं, जिस समुदाय में आप रह रहे हैं, वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं। अगर लोग बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएँ हो पाती हैं, क्या चीज़ें वे कैसे जा पाएँगे। ठीक है, तो इन सब सारी चीज़ों को एक बार आप देखिए अगर देखना चाहते हैं, क्योंकि आप आईएएस बनने जा रहे हैं तो आपको ये सब तो देखना ही चाहिए। बात यहाँ पर कर लेते हैं कि भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिसमें मौलिक सुविधाएँ भी नहीं हैं। बिल्कुल सत्य बात है, भारत में ऐसे तमाम संस्थाएँ हैं, तमाम ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आज भी छोटे-छोटे भी मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं होगा। ठीक है? और भारत में कुल 381 मेडिकल और 301 डेंटल कॉलेज है। केवल 4 राज्य ऐसे हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जो कुल राज्यों से अधिक मेडिकल है। मतलब जो राज्यों से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेडिकल है, ठीक है? बाकी जगह आप कम देख पाएँगे। बेरोज़गारी की माँग देख लेते हैं, बेरोज़गारी क्या है? शकल की माँ शीला, याद करिए शकल, और हमने आपको बताया था, एक और व्यक्ति नाम था, उसका नेम नहीं याद आ रहा है, बिलास, हाँ। तो शकल और बिलास की कहानी हमने बताया था, फिर उसकी कहानी को समझिएगा। शकल की माँ शीला अपने कामकाज और बच्चों की देखभाल के लिए खेती में काम करने अपने पति बूटा की मदद करती थी। शकल का भाई जीतू और बहन शीतू अपना समय खेलने और घूमने में गुजारते थे। क्या आप शीला, जीतू, शीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? अब आप बताइएगा यहाँ पर कि इन सभी को हम बेरोजगार कहेंगे? अगर कहेंगे तो क्यों कहेंगे? अगर नहीं कहेंगे तो क्यों नहीं कहेंगे? बताइएगा आप लोग। बेरोजगारी उस समय का विद्यमान कही जा सकती है, बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जा सकती है जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पाते हैं। देखिए, बेरोजगारी उसे कहा जाता है जब मान लो अभी जो अभी मान लीजिए मजदूरी दर चल रही है 300 रुपये। इस मजदूरी दर पर भी लोग, काम करने वाले लोग हैं, वे चाहते हैं कि उन्हें काम मिले और उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, तो आप समझ लीजिए वे लोग बेरोजगार हैं, यानी कि उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो इसी को कहा जाएगा बेरोजगारी। ठीक है, मतलब कि लोग काम करना चाहते हैं, रोजगार नहीं है, तो क्या कहेंगे? बेरोजगारी है। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। सीतू और जीतू बहुत छोटे हैं, उनकी गिनती श्रम शक्ति जनसंख्या में नहीं की जा सकती है, और ना ही जीतू, सीतू, शीला को बेरोजगार हम कहेंगे। तो सीलू और सीतू, शीला को हम बेरोजगार नहीं कहेंगे, क्योंकि वे छोटे भी हैं और एक तरीके से वे काम करना नहीं चाहते, अभी वे छोटे बच्चे हैं। श्रम बल जनसंख्या, वे लोग, श्रम बल की जनसंख्या में वे लोग शामिल होते हैं जो 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच में होते हैं, उन्हें श्रम बल में शामिल किया जाता है। शकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। मुझे लगता है कि मेरी बातें अब समझ में आ गई हों। सकल भारत शकल की माँ शीला परिवार के लिए काम करती है, वह अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है, उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जाएगा, क्योंकि माँ जो उसकी है वो काम बाहर नहीं करना चाहती हैं, ठीक है, या नहीं चाहती हैं, जिसकी वजह से उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है। तो कहा जा सकता है शकल के दादा दादी और नाना नानी, जिनका यद्यपि इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वे बुढ़े हो गए हैं, वे काम करने के इच्छुक नहीं हैं और काम करने के उनके अंदर क्षमताएं भी नहीं हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, और तथापि ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में भी बेरोजगारी की दर की प्रवृत्ति है। बेरोजगारी है तथा ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है, नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी है। नेक्स्ट बात करते हैं, मौसमी बेरोजगारी तब होगी, चलिए हम आगे की क्लास में देखेंगे इसको। ठीक है, एक क्लास हमें और लेना पड़ेगा, छोटी क्लास लेना पड़ेगा, आज थोड़ा सा टाइम हो गया है। तो हम देखेंगे यहाँ से, यानी कि बेरोजगारी से हम देखेंगे फिर से एक बार। चलिए मैं यहाँ से आपको समझा दूंगा, बेरोजगारी से ही फिर से समझा दूंगा, ठीक है, अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।